नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज ग्लोबल एआई इंपैक्ट समिट में भारत के लिए बड़ा दिन था। समिट के दौरान 70 से ज्यादा देशों ने दिल्ली डिक्लेरेशन साइन किए। यह डिक्लेरेशन कल जारी होगा। आज भारत अमेरिका की तरफ से बनाए गए पैक्स सिलिका अलायंस में भी शामिल हो गया। एआई समिट के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की 16 बड़ी टेक कंपनियों के सीईओज के साथ 1-to-1 मीटिंग की। टेक कंपनी डेल ने आज ही एआई इंडिया ब्लूप्रिंट जारी किया और आज ही बेंगलुरु की कंपनी ब्लू ने स्वदेशी एआई टूल लॉन्च किया। आंध्र प्रदेश सरकार ने एआई के क्षेत्र में 7 एमओयू साइन किए। आज बड़े बड़े काम हुए, दुनिया में भारत का मान बढ़ा, लेकिन आज ही कांग्रेस ने एआई समिट पर एक काला दाग लगा दिया। पूरी प्लानिंग के साथ यूथ कांग्रेस के नेता समिट में घुसे, कपड़े उतारकर वहां प्रोटेस्ट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। हालांकि रंग में भंग डालने वालों को वहां मौजूद आम लोगों ने ही पकड़ लिया, पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। प्रोटेस्ट करने वाले यूथ कांग्रेस के नेता गिरफ्तार हो गए, लेकिन कांग्रेस की इस घटिया हरकत की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। समिट में मौजूद टेक्नोक्रेट्स ने भी इसकी आलोचना की है और सवाल है, क्या यह सब कांग्रेस हाईकमान की इजाजत से हुआ? उनकी सहमति लेकर किया गया? क्या किसी वैश्विक मंच को सियासत का अड्डा बनाना सही होगा? क्या कांग्रेस नरेंद्र मोदी के विरोध में इतनी अंधी हो गई, उसे यह भी नहीं दिखता कि उसकी करतूत से देश की छवि पर क्या असर पड़ेगा? कांग्रेस के इस कारनामे पर किस तरह के रिएक्शंस आए? बड़े बड़े नेताओं के अलावा समिट में पहुंचे नौजवानों ने इस पर क्या कहा और कांग्रेस ने अपने एक्शन को कैसे जस्टिफाई करने की कोशिश की, ये सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आपको यूथ कांग्रेस के नेताओं की हरकत की तस्वीरें दिखा देता हूं। ग्लोबल एआई इंपैक्ट समिट का आज 5वां दिन था। दोपहर 12 बजे तक सब ठीक ठाक चल रहा था। 12 बजे के बाद 10-12 लोगों का एक ग्रुप भारत मंडपम में रेगुलर विजिटर की तरह घुस गया। इन लोगों ने पहले से रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ था। ये एक्सपो की तरफ गए थे। क्यूआर कोड स्कैन करके ये लोग भारत मंडपम के हॉल नंबर 5 पे घुसे और इसके बाद अंदर खड़े होकर तस्वीरें खिंचवाई। तब तक किसी को इनके इरादों की भनक नहीं लगी। इसके बाद इन लोगों ने स्वेटर उतारे, शर्ट उतारी। शर्ट के अंदर इन लोगों ने एक टी शर्ट पहन रखी थी जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप की फोटो थी। इस टी शर्ट को भी उतारकर इन लोगों ने हाथ में पकड़ लिया और मोदी के खिलाफ नारे लगाकर आगे बढ़ने लगे। क्योंकि वहां ज्यादातर विजिटर्स थे, कंपनियों के स्टॉल्स पर मौजूद लोग टेक्नोक्रेट्स थे, इसलिए थोड़ी देर तो किसी को समझ नहीं आया कि माजरा क्या है, हंगामा किस बात पर हो रहा है। थोड़ी देर की नाराजगी के बाद पता चला कि ये लोग यूथ कांग्रेस के हैं। इसके बाद वहां मौजूद आम लोगों को यूथ कांग्रेस के नेताओं की हरकत पर गुस्सा आया। विजिटर्स ने ही इन लोगों का विरोध किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को पकड़ लिया, पहले उनकी जमकर पिटाई की और फिर इन्हें हॉल से बाहर निकाल दिया। यूथ कांग्रेस के नेताओं की हरकत पर एआई समिट में मौजूद नौजवानों ने हैरानी जताई। इन लोगों ने कहा, यहां तो एआई की बात हो रही है, भारत के यूथ को वैश्विक मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल रहा है, इस जगह राजनीति का क्या मतलब? मैं एक बूथ पे खड़ा था जहां पे मैंने फिर बहुत नारेबाजी की आवाज आई तो हम देखने गए कि क्या हो रहा है। तो हमने देखा कि कुछ लोग अपनी टी शर्ट्स उतार के, कुछ पोस्टर्स पकड़ के और पीएम के अगेंस्ट, ऑनरेबल पीएम के अगेंस्ट नारेबाजी कर रहे थे। तो हमें ये नहीं पता चला कि वो नारेबाजी किस लिए हो रही है, बट वी कुड अंडरस्टैंड दी इंटेंट वाज टू क्रिएट अ रुकस। सो वो ठीक नहीं लगा। देखिए, ये सब एक ऐसे मंच पे करना बिल्कुल ठीक नहीं है। एज अ विजिटर हमें लगता है कि दिस इज नॉट द राइट प्लेस और ये सब यहाँ पे नहीं करना चाहिए। इट गिव्स अ बैड इमेज टू द कंट्री। यहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल डेलीगेट्स आए हुए हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट एआई एंड देयर आर प्लेसेस वेयर यू कैन गो एंड प्रोटेस्ट, एटलीस्ट नॉट दिस, नॉट हियर। और वो अच्छा भी नहीं लग रहा था देख के, द वे दे वर प्रोटेस्टिंग।
हाँ, मैं यही थी तब देखा था, बट ये प्लेटफॉर्म नहीं है एक्चुअली ये ऐसे इस तरह से कैसे करने का या प्रोटेस्ट करने का, बिकॉज ये एआई समिट यहाँ पे भारत से और भारत के बाहर से भी डेलीगेट्स आए हुए, बड़ी बड़ी कंपनीज आई है और ये भारत के फ्यूचर के लिए एआई इज फॉर बिल्ड फॉर भारत। सो हम ये ऐसे प्रोटेस्ट करके और ये क्या बताना चाहते हैं एक्चुअली यहाँ पे जो भी हो रहा है ये अपना भारत को बिल्ड कर रहा है। एआई इज द नेक्स्ट फ्यूचर ऑफ भारत। सो मुझे लग रहा है ये प्रोटेस्ट वगैरह ये प्लेटफॉर्म नहीं है और ये ऐसे करना भी नहीं चाहिए। लोगों ने इस प्लेटफॉर्म की गरिमा को समझना चाहिए। ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। वी रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी, वी रिस्पेक्ट divergent viewpoints and we want people to express their right of speech, लेकिन एक जगह होती है, एक टाइम होता है, एक तरीका होता है, एंड जहाँ पे हम पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि आज भारत कितना आगे बढ़ गया है, एआई के दुनिया में हम क्या कर रहे हैं। दिस इज़ ए प्लेटफॉर्म फॉर अस टू शोकेस आवर स्ट्रेंथ। अलग अलग स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए हैं, अलग अलग पार्टीज़ के लोग आए हुए हैं, अलग अलग टाइप की इनोवेशंस पे लोग काम कर रहे हैं। हमें उस चीज़ का ही फोकस करना चाहिए एंड जो पॉलिटिक्स है उसको थोड़ा बाहर रखना चाहिए, क्योंकि उससे एक देश की इमेज पे एक फ़र्क पड़ता है। नौजवानों की बात बिल्कुल सही है। प्रोटेस्ट करने का हक है, अपनी बात कहने का हक है, विरोध करने का हक है, लेकिन हर जगह का एक मौका होता है। किस जगह पर प्रोटेस्ट करना है वो होता है। जहां दुनिया भर के लोग आए हों उनके सामने भारत की छवि पर हमला करना शर्मनाक हरकत है। इस मामले में पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया। एफआईआर दर्ज हो गई। यूथ कांग्रेस के नेशनल सेक्रेटरी कृष्ण हरि, बिहार यूथ कांग्रेस के सचिव कुंदन यादव, उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट अजय कुमार और यूथ कांग्रेस के नेशनल कोऑर्डिनेटर नरसिम्हा यादव को गिरफ्तार किया गया। पता लगा कि पहले इन लोगों की प्लानिंग ब्लैक कलर के अम्ब्रेला लेकर आने की थी। इन छातों पर मोदी के खिलाफ पोस्टर छपे हुए थे, लेकिन जब यह समझ में आया कि गेट पर चेकिंग के दौरान वो पकड़े जा सकते हैं, इसलिए कपड़ों के अंदर स्टिकर छपी टी शर्ट पहनकर जाने का प्लान बनाया गया। टी शर्ट्स पर स्टिकर छपवाए गए, फिर एडवांस में कई दिन पहले रजिस्ट्रेशन करवाया गया। इसलिए यह तो क्लियर है कि जो कुछ हुआ उसका आइडिया अचानक नहीं आया, गुस्से में नहीं आया। यह सब पूरी प्लानिंग के साथ पूरे होश हवास में हुआ। इसलिए अब पुलिस इस बात की जांच करेगी कि साजिश में और कौन कौन शामिल था। पुलिस लार्जर कॉन्स्पिरेसी के एंगल से भी जांच कर रही है, लेकिन पॉलिटिकल सर्कल्स में भी कांग्रेस की इस हरकत पर जबरदस्त नाराजगी है। ज्यादातर नेताओं ने देश की छवि को दाग लगाने वाली इस हरकत के लिए कांग्रेस की आलोचना की है। जो लोग पकड़े गए हैं वो यूथ कांग्रेस के लीडर हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ नजर आए थे, इसलिए बीजेपी ने इस घटना के लिए सीधे सीधे राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के घर के बाहर प्रोटेस्ट किया, राहुल गांधी का पुतला जलाया। राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ से लेकर अश्विनी वैष्णव तक बीजेपी के सारे बड़े नेताओं ने इस घटना को लेकर कांग्रेस को घेरा। संबित पात्रा ने बीजेपी की तरफ से कहा, जो हुआ वो संयोग नहीं, सोचा समझा प्रयोग है। यह हरकत राहुल गांधी के निर्देश पर हुई है। मोदी का विरोध करने के चक्कर में राहुल गांधी देशद्रोह पर उतर आए हैं। कांग्रेस के लिए मेरे पास केवल 3 शब्द हैं, टॉपलेस, ब्रेनलेस, शेमलेस। कहां पर पार्टी के लिए प्रदर्शन करना चाहिए और कहां देश की गतिविधि चल रही है प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, इतना भी सोच नहीं है कि ये जो एआई की समिट चल रही है ये बीजेपी का समिट नहीं है, ये बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी नहीं है, ये एआई समिट है पूरे विश्व का। वहां वी शुड नॉट गो टॉपलेस, बहुत भारी पड़ेगा। जेन जी कभी भी कांग्रेस पार्टी को माफ नहीं करेगी। ये प्लानिंग कहां बनी थी? ये कोई सड़क चलते हुए यूथ कांग्रेस के किसी लीडर ने ये प्लानिंग नहीं बनाया। ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा की मौजूदगी में राहुल जी के निवास स्थान पे ये प्लानिंग किया गया था। ये प्रयोग है, ये संयोग नहीं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, द ट्रेटर्स ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, देश के सबसे बड़े गद्दार। रंग में भंग डालना इनका काम है। जहां देश आगे बढ़ेगा, जहां देश में खुशियों की रंग छाएगी, वहां वो भंग जरूर डालेंगे। ये गद्दार है
ऑपरेशन सिंदूर होगा, प्रश्न उठाया जाएगा। पाकिस्तान का गुणगान होगा, हिंदुस्तान की कमी निकाली जाएगी। एयर स्ट्राइक होगा, हिंदुस्तान को धिक्कार कहेंगे और पाकिस्तान का जय जयकार करेंगे ये राहुल गांधी। अगर ये गद्दारी नहीं है तो गद्दारी की डेफिनेशन क्या है? कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के कहने पर जो किया है उसका आक्रोश आज पूरे हिंदुस्तान के युवाओं में है, जेन जी में है। जिस समय यह घटना हुई, योगी आदित्यनाथ उस समय यूपी विधानसभा में बोल रहे थे। योगी ने असेंबली में कहा, जिन लोगों ने हरकत की है, देश की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, उनको जितनी सख्त से सख्त सजा दी जाए वो कम होगी। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में अपने आप को स्थापित किया है, दुनिया के अंदर भारत के विश्वास को मजबूत किया है, और दूसरी तरफ आज एक शर्मनाक घटना भारत मंडपम में करने का प्रयास कांग्रेस के युवा संगठन ने करने का प्रयास किया है। पूरी दुनिया के अंदर भारत की छवि को खराब करने का कुत्सित प्रयास हुआ और हम इसकी निंदा करते हैं। यह बहुत ही शर्मनाक घटना है कांग्रेस के लोगों के द्वारा, कांग्रेस के नेताओं का। ये यानी देश की कीमत पर ये लोग खिलवाड़ करना चाहते हैं। राजनीति होती है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन हम देश की कीमत पर सौदेबाजी करें, देश की छवि के साथ खिलवाड़ करें, जहां 100 से अधिक देशों के लोग भागीदार बन रहे हो, वहां पर इस प्रकार के उत्पात मचा करके अराजकता फैलाने का प्रयास असह्य है। और मुझे लगता है कि हर भारतवासी को इस घटना की निंदा करनी चाहिए, भर्त्सना करनी चाहिए, और जो भी इसके पीछे है उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए, जो लोग भारत की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे यूथ कांग्रेस के नेताओं की हरकत की जानकारी मिली तो आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव तुरंत भारत मंडपम पहुंचे। हालांकि तब तक माहौल शांत हो चुका था। अश्विनी वैष्णव ने वहां मौजूद नौजवानों से बात की। इन लोगों ने यूथ कांग्रेस की हरकत पर गुस्सा जाहिर किया। अश्विनी वैष्णव ने कहा, जिस तरह आम लोगों ने कांग्रेस वर्कर्स का विरोध किया, उससे कांग्रेस के नेताओं को देश के नौजवानों का मूड समझ में आ गया होगा। आईटी मिनिस्टर ने कहा, जो हुआ वो दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन लगता है कि समिट की कामयाबी कांग्रेस को हजम नहीं हो रही, इसीलिए उन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने आके हल्ला गुल्ला करने की कोशिश की है, उनको कोई नहीं समझा सकता। उनका तो काम ही यही है। जरूर वो काफी डर गए होंगे कि इतना अच्छा, इतना शानदार एआई समिट कैसे हुआ। और दूसरी बात, भारत जब तेजी से आगे जा रहा है, जैसे नौजवानों की आवाज आपने सुनी, दिस इज द टाइम व्हेन वी शुड कीप द समिट अबव पॉलिटिक्स। वी शुड मेक श्योर दैट everybody supports, everybody cooperates with this effort, then only the country can grow forward. अगर कांग्रेस अपने केवल उसी माइंडसेट में रहेगी जब कि उन्हें हर चीज में विघ्न डालना है, तो भगवान बचाए उन्हें। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दूसरी बात कही। उन्होंने कहा कि ग्लोबल लीडर के तौर पर मोदी का बढ़ता कद कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हो रहा। कांग्रेस ने मोदी की इमेज को खराब करने की कोशिश की, लेकिन इस घटना से मोदी को तो कोई दाग नहीं लगा, उल्टा उनका चरित्र भारत और दुनिया के सामने आ गया। ये कांग्रेस का अहंकार और साथ साथ उनकी निराशा का प्रतीक है। उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि देश की जनता ने तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की कमान संभालने के लिए दी, और उनके नेतृत्व में देश कैसे तेजी से प्रगति भी कर रहा है, विकास भी कर रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत का वर्चस्व बढ़ते जा रहा है। वो कोशिश कर रहे हैं कि भारत को शर्मिंदगी महसूस करवाना दुनिया के सामने, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि उनके इस हरकतों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता और भारत का जो आज विश्व में स्थान है, जो विश्वसनीयता है भारत के प्रति, उसमें कोई आंच नहीं आ पाएगी। हर तरफ इस घटना की आलोचना हुई।
हैरानी की बात यह कि कांग्रेस के नेता इस हरकत को जस्टिफाई कर रहे हैं। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा, लोकतंत्र में अपनी बात कहने का, सरकार का विरोध करने का हक सबको है। यूथ कांग्रेस के नेताओं ने अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल किया, इसमें गलत क्या है? आज यूथ कांग्रेस के साथियों ने एआई समिट में जाके पीएम इज कंप्रोमाइज्ड के नारे लगाए हैं और ये रोष सिर्फ हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों का नहीं है, हर उस युवा का है जो आज बेरोजगार घूम रहा है। ये जो ट्रेड डील अभी यूएस के साथ हुई है, हम सब जानते हैं इससे हमारे देश के किसानों को और लोगों को नुकसान होगा। हमारा फर्ज बनता है उनकी आवाज उठाना। और यहां तक देश के इमेज की बात है, देश की इमेज इससे खराब नहीं होती। हमारे देश में डेमोक्रेसी है, ये सच्चाई है कि आज हमारा हक है, डेमोक्रेसी हमारा राइट है, हम पीसफुल प्रोटेस्ट कहीं भी कर सकते हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा है। जब भी देश के युवाओं के ऊपर बेरोजगारी का संकट आया पिछले 12 सालों से, या कोई भी संकट देश पे आया, तो एक डायवर्जन करके लिए इवेंट्स हो जाते हैं। डीमोनेटाइजेशन, G20 समिट, मेक इन इंडिया और अब ये एआई समिट। बीजेपी को या मोदी जी को शायद लगता है जब देश के इश्यूज को वो सॉल्व नहीं कर सकते या उस पर ध्यान नहीं दे सकते तो एक इवेंट करा के डाइवर्ट करवा देंगे। नोट करने वाली बात है कि कांग्रेस की इस हरकत से विपक्ष की पार्टियां भी खुश नहीं हैं। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने कहा, भले ही आक्रोश कितना ज्यादा हो, लेकिन उसके प्रदर्शन के लिए सही जगह का चुनाव जरूरी है। कांग्रेस ने इंटरनेशनल समिट में शर्टलेस प्रदर्शन करके गलत किया। आक्रोश कई फ्रंट पे है कि किसी का फाइल में नाम है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, डील को लेकर के क्लैरिटी नहीं है, 2.9 से 50 किया गया, 50 को 18 किया गया और उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो परेशानियां हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि एक समिट में इस तरह से प्रोटेस्ट की, मैं समझता हूं दैट वाज नॉट अ गुड चॉइस। ये एक बेहतर विकल्प नहीं है, बावजूद इसके कि आक्रोश है, लोगों को क्लैरिटी नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं दूसरा फोरम चुना जा सकता था। कांग्रेस से शर्ट उतारकर जो प्रोटेस्ट किया, उसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। ये बदली हुई कांग्रेस के बदले हुए कल्चर की निशानी है। इसकी एक झलक थोड़े दिन पहले हमने संसद में देखी थी, जब प्रधानमंत्री को एम्बेरस करने के लिए महिला एमपीज को तैनात किया गया था। और आज कांग्रेस ने एआई समिट में अपने कार्यकर्ताओं के कपड़े उतरवा दिए। ये निहायत ही शर्मनाक है, क्योंकि एआई समिट न मोदी का है न बीजेपी का है, ये भारत का है। मोदी की इमेज को डैमेज करने के चक्कर में कांग्रेस ने भारत की छवि को नुकसान पहुंचाया। ये कोशिश पूरी प्लानिंग के साथ, पूरे होशो हवास में की गई, इसलिए और भी खतरनाक है। लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करने का हक सबको है, लेकिन प्रोटेस्ट कहां किया जाए, कैसे किया जाए, इसकी एक मर्यादा है। कांग्रेस ये करता थरता मोदी पर हमला करते करते भारत का नुकसान कर गए। मोदी और भारत के बीच का फर्क भूल गए। मोदी का विरोध करने के चक्कर में शर्टलेस और शेमलेस हो गए। पुराने कांग्रेसी भी मानते हैं कि यह हरकत कांग्रेस की विरासत का भी अपमान है। हालांकि लोगों के जबरदस्त रिस्पांस को देखते हुए आज सरकार ने ग्लोबल एआई इंपैक्ट समिट को एक दिन के लिए और बढ़ा दिया। आम लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए इसकी टाइमिंग भी एक्सटेंड की गई है। आज एआई समिट में कई बड़े ऐलान हुए। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने इंडो पैसिफिक में एआई को बढ़ावा देने के लिए $200 मिलियन के एज पैकेज का ऐलान किया। भारत ने एआई समिट में अमेरिका की अगुवाई वाले अलायंस पैक्स सिलिका में शामिल होने का घोषणा की। आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने एआई और डीप टेक स्टार्टअप कंपनियों के 16 सीईओज के साथ राउंड टेबल मीटिंग की। मोदी ने ग्लोबल कंपनियों के सीईओ से पूछा कि स्पेस साइंस और साइबर सिक्योरिटी के अलावा एग्रीकल्चर, डेयरी, एजुकेशन और हेल्थ जैसे आम लोगों की जिंदगी से जुड़े सेक्टर्स में एआई का बेहतर इस्तेमाल कैसे हो सकता है। प्रधानमंत्री ने इन टेक सीईओ से कहा कि वो एआई को ऐसे टूल डेवलप करने पर जोर दें जिनसे समाज के सबसे गरीब और कमजोर तबकों का भला हो सके। इस मौके पर इन्फोसिस के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चेयरमैन नंदन नीलकेणी ने एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाई। नीलकेणी ने एक एग्जाम्पल देकर बताया कि आज भारत में कितनी तेजी से एआई का इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है और इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी कितने प्रोएक्टिव हैं। When I met Prime Minister Modi ji on 8th January and talked about applying AI to farmers, he said, why can't we apply it to cows and cattle?
because if the cow is sick, it can't tell you that it is sick. How can you solve this problem? And he gave us his vision of applying AI to agriculture and dairy. The same day, the PMO had a meeting along with Mr. Krishnan and Abhishek of METI with Amul and with some of my colleagues. And within 3 weeks, the application went live. The meeting was on Jan 8th. It went live on February 11th. Look at the speed of diffusion. An idea that the PM had on Jan 8th has become reality on Feb 11th. This to me is an example of the speed of execution of AI diffusion in India. नंदन नीलकेनी ने अंग्रेजी में जो कहा उसका जिस मैं आपको हिंदी में बता देता हूं। नीलकेनी बता रहे थे कि वो 8 जनवरी को प्रधानमंत्री से मिले तो मोदी ने उनसे पूछा क्या डेयरी सेक्टर में काम करने वालों के लिए कोई एआई टूल बनाया जा सकता है जिससे गाय पालने वालों को पता चले कि उनकी गाय बीमार तो नहीं है, उसका इलाज कैसे हो सकता है और मिल्क प्रोडक्शन कैसे बढ़ सकता है। नीलकेनी ने बताया कि उसी दिन पीएमओ ने उनकी टीम के साथ मीटिंग की और 11 फरवरी को सरला बैन नाम का ऐप एक्टिव हो गया जिसका उपयोग अमूल कोऑपरेटिव से जुड़े लोग कर रहे हैं। यानी सिर्फ 1 महीने में डेयरी सेक्टर के लिए प्रधानमंत्री मोदी का विजन हकीकत बनकर लोगों तक पहुंच गया। समिट में आए ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी कहा कि भारत में एआई के क्षेत्र में जितनी तरक्की हुई है, जितनी तेजी से काम हुआ है, वो काबिल तारीफ है। ऋषि सुनक ने कहा कि एआई को लेकर जो एनर्जी भारत में दिखती है वो वेस्टर्न कंट्रीज से बहुत ज्यादा है। समिट में ब्रिटिश सरकार की नुमाइंदगी कर रहे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डेविड लेमी ने कहा कि एआई के सेक्टर में भारत की प्रगति अनबिलीवेबल है। यहां जबरदस्त टैलेंट है, इसीलिए वो भी चाहते हैं कि इंडिया के टैलेंटेड यूथ ब्रिटेन आए और एआई टूल डेवलप करने में ब्रिटेन की मदद करें। The message that I bring is about growth, opportunity, investment between both of our countries committed to growing talent, and we certainly want to attract the best talent from India to the United Kingdom. UK companies working here in India in the AI space across 250 organisations. The opportunities are hugely significant at this moment. Clearly in AI, which absolutely is the future, and also countries concerned about sovereignty, we have a mutual relationship of trust between our countries built over many, many years. We have powerful people-to-people links. It's that we build on to pioneer as we move forward. डेविड लेमी की बात आपको हिंदी में बता देता हूं। उन्होंने कहा कि भारत की एआई समिट ब्रिटेन में हुई पहली समिट से भी शानदार है। ब्रिटेन की कंपनियां एआई सेक्टर में भारत के 250 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर काम कर रही हैं। यकीनन भविष्य एआई का ही है। एआई सेक्टर में भारत में अपार संभावनाएं हैं। बहुत से देश एआई को लेकर अपनी संप्रभुता की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। इस मामले में भी ब्रिटेन और भारत की राय एक जैसी है क्योंकि दोनों देशों के बीच पुराने और मजबूत संबंध हैं। हम इसी बुनियाद पर एआई के सेक्टर में मिलकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह सब कहा था डेविड लेमी ने। एआई को अब तक दुनिया के टेक्नोक्रेट्स और इंटेलेक्चुअल्स और बड़ी बड़ी कंपनियों का सब्जेक्ट माना जाता था। नरेंद्र मोदी ने एक समिट से इसे आम आदमी का विषय बना दिया। जनता तो फेसबुक और रील्स में मस्त थी। मोदी ने उसे जगाकर एआई का रास्ता दिखा दिया। नौजवान एआई को अमेरिका की जायदाद मानकर बैठे हुए थे। मोदी ने उन नौजवानों को एआई समिट के जरिए समझा दिया कि भारत भी एआई पर कब्जा कर सकता है। हमारे जैसा दिमाग किसी के पास नहीं है। जब हमारे युवा सिलिकॉन वैली पर राज कर सकते हैं तो एआई के बादशाह क्यों नहीं बन सकते। मोदी ने यंग माइंड्स को बता दिया कि आने वाला एआई का जमाना भारत का होगा। भारत एआई के भविष्य की इबारत लिखेगा। मुझे लगता है किसी भी समिट के लिए इससे बड़ी उपलब्धि और कोई नहीं हो सकती। जैसा मैंने आपको बताया कि ग्लोबल एआई इंपैक्ट समिट के दौरान आज भारत ने एआई सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल से जुड़े अमेरिका के पैक्स सिलिका अलायंस में शामिल होने का ऐलान किया। अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स जेकब हिलबर्ग, व्हाइट हाउस साइंस एंड टेक डायरेक्टर माइकल क्रेट्सियोस और भारत में अमेरिका के एम्बेसडर सर्जियो गोर की मौजूदगी में आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने
पैक्स सिलिका डिक्लेरेशन पर साइन किए। अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि एआई के सेक्टर में भारत और अमेरिका का अलायंस दुनिया का सबसे ताकतवर संगठन है। क्योंकि अमेरिका के पास नई टेक्नोलॉजी है तो भारत के पास टैलेंट का अंबार है। इसीलिए इस समिट में अमेरिका ने भारत के साथ एआई सेक्टर में सहयोग बढ़ाने का एक यूनिक ऑफर दिया है इस गठबंधन के जरिए। Incredibly important. We're looking for initiatives where the United States and India can work together. And Pax Silica leads at that, AI leads at that. What Director Kratsios announced, the fact that we're coming here with a message to India that our stacks, our abilities, our AI technology is something that we want to work with Indian companies with. We're not offering that to everyone around the world. That's something that we bring specially here to this. सर्जियो गोर ने अंग्रेजी में जो कहा उसको मैं आपको हिंदी में अनुवाद करके बता देता हूं। उन्होंने कहा कि एआई समिट भारत और अमेरिका के रिश्तों के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। एआई के क्षेत्र में भारत और अमेरिका मिलकर काम कर रहे हैं। पैक्स सिलिका उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। सर्जियो गोर ने कहा वो ये संदेश लेकर आए हैं कि अमेरिका अपने संसाधनों, अपनी क्षमताओं और अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर भारत की कंपनियों के साथ काम करना चाहता है। अमेरिका यह प्रस्ताव दुनिया में सबको नहीं दे सकता। गोर ने कहा कि यह प्रस्ताव खास तौर से भारत के लिए है। असल में पैक्स सिलिका क्रिटिकल मिनरल्स और सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में चीन की मोनोपोली को खत्म करने के लिए की गई पहल है। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल मिनरल्स और सेमीकंडक्टर की बेरोक-टोक सप्लाई के लिए पैक्स सिलिका अलायंस बनाया है। अब तक इस अलायंस में ऑस्ट्रेलिया, जापान, इजराइल, साउथ कोरिया, सिंगापुर, यूएई, ब्रिटेन और ताइवान शामिल हो चुके हैं। कनाडा, नेदरलैंड्स और यूरोपीय यूनियन के देशों ने भी इस अलायंस में शामिल होने की इच्छा जताई है। क्योंकि भारत ने सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में तेजी से काम शुरू किया है, इसलिए अमेरिका ने भारत को इसमें शामिल होने का ऑफर दिया और आज पैक्स सिलिका डिक्लेरेशन पर भारत ने सिग्नेचर कर दिए। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की। आज बजट पर चर्चा के दौरान योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हमला किया। क्योंकि चर्चा के दौरान विपक्ष ने बार बार पूछा था कि योगी उन कामों की लिस्ट बताएं जो उन्होंने किए हैं। कुछ नेताओं ने यह भी कहा था कि योगी खुद को हिंदुत्व का चेहरा बताते हैं, लेकिन उनके राज में ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है। इसलिए योगी ने पहले उपलब्धियां गिनवाई और फिर सियासी बातों का भी जवाब दिया। योगी ने कहा सबसे बड़ी उपलब्धि तो यह है कि यूपी में प्रति व्यक्ति आय 3 गुनी हो गई है। 2017 में उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम 43,000 थी, जो बढ़कर 1,20,000 हो गई है। यूपी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है, मेट्रो का विस्तार हुआ है, हाईवेज बन रहे हैं और अब भविष्य एआई का है। इसलिए उनकी सरकार यूपी में एआई का बड़ा डेटा सेंटर बनाने जा रही है। योगी ने यूपी के शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों यानी इंस्ट्रक्टर्स की सैलरी बढ़ाने का भी ऐलान किया। इस साल अप्रैल से यूपी में शिक्षा मित्रों की सैलरी 10,000 के बजाय 18,000 रुपए और इंस्ट्रक्टर की सैलरी 7,000 के बजाय 17,000 रुपए होगी। इसके बाद वो यूपी के सियासी मुद्दों पर आए। योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग आजकल ब्राह्मणों की बहुत बात करते हैं, लेकिन पेंशन देते वक्त समाजवादी पार्टी को कभी ब्राह्मणों की याद नहीं आई, जबकि उनकी सरकार हर वर्ग के गरीब बच्चों की मदद करती है। समाजवादी पेंशन स्कीम केवल समाजवादी कैडर को, अरे कम से कम जिस कांग्रेस की बैसाखी से वहां पहुंचे थे उस कांग्रेस के ही नेताओं को दे देते, नहीं दिया। चेहरा देख करके देते थे, किसी और को नहीं देते थे। अरे पांडे जी एक बात बताइए, कम से कम उन गरीब ब्राह्मणों को भी दे दिए होते। जो गरीब ब्राह्मण बेचारे जो गरीब ब्राह्मण स्कॉलरशिप नहीं पाते हैं, संस्कृत पढ़ने वाले गरीब ब्राह्मण जीने तो पावे। नहीं मैं वही कह रहा हूं ना, नहीं दिए। तो यही मैं पूछ रहा हूं कि आप लोग तो उन गरीबों पर भी अत्याचार किए। 2 दिन पहले विधानसभा में मंत्री संजय निषाद और समाजवादी पार्टी के बीच जो बहस हुई थी, योगी आदित्यनाथ ने आज उसका भी जिक्र किया। योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी दलितों और पिछड़ों की बात करती है, लेकिन उनके लिए काम नहीं करती।
अपनी बात कहने के लिए योगी ने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता का सहारा लिया। शासन को भेदभाव नहीं करना चाहिए। कानून की निगाहों में शासन की योजनाओं का लाभ समान रूप से सबको मिलना चाहिए और इसीलिए सरकार इस बारे में कहती है कि मूल जानना बड़ा कठिन है। दिनकर की पंक्तियां मुझे याद आती हैं, आप लोग भी गाते रहे होंगे अपने समय में, कि मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, और जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। आप लोग केवल जातीय आधार पर समाज को बांटते रहे। उस दलित के बच्चे के बारे में नहीं सोचते थे जो इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित होकर के दम तोड़ता था। उस अति पिछड़ी जाति के बच्चे के बारे में नहीं सोचते। संजय निषाद, डॉक्टर संजय निषाद जी की पीड़ा वैसे ही नहीं थी। उनकी पीड़ा इस बात को रही होगी, आपकी पीड़ा तो इसलिए थी कि आप लोग ये चाहते थे कि वो आप लोगों का पिछलग्गू बना रहे और मंत्री ना बने। लेकिन मैं वही कह रहा हूं ना, लेकिन आज एक गरीब का बच्चा, अगर एक गरीब का बेटा और गरीब का नेता मंत्री बन गया तो समाजवादियों को बुरा लग गया कि परिवार से कैसे हट गए आए। योगी आदित्यनाथ को टैकल करने में समाजवादी पार्टी एक बेसिक गलती कर रही है। योगी को हिंदुत्व के सवाल पर अटैक करना बेकार है। योगी न तो आज सन्यासी बने हैं और न उन्होंने कोई पहली बार भगवा धारण किया है। वो बरसों से गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर हैं। सनातन उनका जीवन है। इसलिए अखिलेश जब योगी की पिच पर जाकर खेलते हैं तो योगी जबरदस्त बैटिंग करते हैं। अब योगी भगवा पहनकर जापान जाएंगे। पूरी दुनिया देखेगी कि एक सन्यासी एक अच्छा प्रशासक भी हो सकता है। अब बात बंगाल की राजनीति की। आज ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की पिटीशन पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर प्रोसेस को लेकर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्डर दिया। कलकत्ता हाई कोर्ट को एसआईआर के प्रोसेस में मदद के लिए जुडिशियल ऑफिसर्स की तैनाती करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी की सरकार और चुनाव आयोग के बीच चल रहे विवाद को अनफॉर्चुनेट ब्लेम गेम बताया। इस पर अफसोस जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अब कुछ मौजूदा और रिटायर्ड जज इस काम में मदद करेंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से तैनात ये जुडिशियल ऑफिसर्स सिर्फ लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी लिस्ट को दुरुस्त करने में मदद करेंगे। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने कहा कि बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। इसके बावजूद जिस तरह राज्य सरकार एसआईआर प्रोसेस को लेकर असहयोग कर रही है वो चिंता की बात है। चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि ममता बनर्जी की सरकार ने लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के लिए ग्रेड 1 ऑफिसर्स को रिलीज करने से इनकार कर दिया। इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहा कि वो इस काम के लिए कुछ सर्विंग जजेस को रिलीज करें और कुछ पूर्व जजों की भी नियुक्ति करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग 28 फरवरी को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश कर सकता है। जब लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाला काम पूरा हो जाएगा उसके बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बीजेपी ने ममता बनर्जी के झूठ का पर्दाफाश बताया। केंद्रीय मंत्री सुकांदा मजूमदार ने कहा कि ममता भी किसी तरह फर्जी वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट में शामिल करवाना चाहती हैं। इसके लिए उन्होंने तमाम तरह के पैंतरे अपनाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी हर चाल को नाकाम कर दिया। कोर्ट ने जो ऑब्जर्व किया है, एपेक्स कोर्ट ऑफ दिस कंट्री, उन्होंने जो ऑब्जर्व किया है कि ग्रुप ए के अफसरों का नाम स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं दिया है और इसी के कारण बार बार एसआईआर में देरी हो रही है। एसआईआर में बहुत सारे नाम गड़बड़ हो रहे हैं। इसका मूल कारण है बंगाल कैडर के ग्रुप ए ऑफिसर यानी जो बांग्ला जानने वाला, बांग्ला बोलने वाला अफसरों की कमी। इसी के कारण ये घटना घट रही है और सुप्रीम कोर्ट आगे जो भार्डिक्ट देगी उसको मानना पड़ेगा, मुझे लगता है। देखिए, ये तो जग जाहिर है कि स्टेट गवर्नमेंट हर किस्म से
ईसीआई को यानी एसआईआर को पूरी तरीके से रोकने की कोशिश कर रही है। डर रही है क्योंकि अगर फेक वोटर्स का नाम चले जाए तो तृणमूल के लिए छप्पा कौन करेगा, इसलिए डर रही है। इस मामले में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से पिटीशन फाइल की गई थी। ममता बनर्जी खुद कोर्ट में जिरह करने के लिए पहुंची थी, इसलिए आज जो ऐसे ही फैसला आया तो तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने इसे अपनी जीत बताया। कुणाल घोष ने कहा, ममता बनर्जी तो शुरू से कह रही थी उन्हें चुनाव आयोग के अफसरों पर भरोसा नहीं है, इसीलिए अब जुडिशियल ऑफिसर्स की देखरेख में एसआईआर का काम होगा। जो इलेक्शन कमीशन कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर आकर बीजेपी का इंटरेस्ट में और बार बार ममता बनर्जी और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस प्रोटेस्ट किया, आज ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इलेक्शन कमीशन के लिए जोर सा झटका धीरे से लगे। पूरा केसेस अभी judicial officers appointed by Chief Justice of Kolkata High Court, instead of some Bhajpa supporter आदमी appointed by Election Commission, वो जो भेज रहा है वहां से, तो अभी जो सिस्टम हुआ ये एक मेजर विक्ट्री है। दिस इज अ ह्यूज विक्ट्री फॉर बंगाल। एसआईआर अब जुडिशियल ऑफिसर्स की निगरानी में होगा। अफसरों की तैनाती हाई कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह तैनाती होगी। क्योंकि ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई थी, अब एसआईआर के प्रोसेस पर सवाल उठाना उनके लिए मुश्किल होगा। जिस मसले को उन्होंने चुनाव में इतना बड़ा इशू बना दिया था, अब उस पर कुछ कहना उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब बात महाराष्ट्र की राजनीति की। शरद पवार के फिर से राज्यसभा का चुनाव लड़ने की इच्छा महाविकास आघाड़ी में शामिल पार्टियों की टेंशन को बढ़ा दे रही है। अगले महीने राज्यसभा की 37 सीटों के लिए चुनाव होने, इनमें से महाराष्ट्र में 7 सीटें हैं। विधानसभा में संख्या के हिसाब से महायुति के 6 उम्मीदवार आराम से जीत जाएंगे, ये तय है। विपक्ष को सिर्फ 1 सीट मिल सकती है। फिलहाल जो सदस्य रिटायर हो रहे हैं उसमें से 4 महाविकास आघाड़ी के हैं और इनमें शरद पवार भी शामिल है। लेकिन अब 1 ही सीट मिल सकती है, इसलिए कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी अपने उम्मीदवार उतारना चाहती हैं। कांग्रेस भी जोड़-तोड़ कर रही है, लेकिन शरद पवार ने महाविकास आघाड़ी के नेताओं को बता दिया कि वो राज्यसभा में जाना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि अब शरद पवार ने कहा है तो उनकी इच्छा पर सबको विचार करना पडेगा। माननीय शरद पवार साहेबांशी जेव्हा माझी चर्चा झाली तेव्हा त्यांनी आपली भूमिका आणि इच्छा व्यक्त केली, होय मी राज्यसभेत जाणार आहे, म्हणजे मी उमेदवार आहे हे त्यांनी माझ्याकडे ती भूमिका व्यक्त केली, इच्छा व्यक्त केली की मी राज्यसभेसाठी उमेदवार म्हणून मी इच्छुक आहे आणि मी निवडणूक लढणार आहे। आता ह्याच्यावर महाविकास आघाडी चर्चा होईल। संजय राउत मराठी में जो कह रहे थे उसका मतलब हिंदी में आपको बता देता हूं। संजय राउत ने कहा जब शरद पवार से उनकी चर्चा हुई तब शरद पवार ने राज्यसभा जाने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा वो भी एक उम्मीदवार हैं, राज्यसभा का चुनाव लड़ेंगे। संजय राउत ने कहा कि वैसे तो महाविकास आघाड़ी में शामिल सभी पार्टियों का कोई ना कोई नेता राज्यसभा से रिटायर हो रहा है, इसलिए सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार उतारना चाहती हैं। शरद पवार की इच्छा का सम्मान हो, ये अच्छी बात है। शरद पवार अब 85 साल के हो गए हैं, सेहत भी साथ नहीं दे रही, लेकिन इस उम्र में भी वो सियासत के सबसे माहिर खिलाड़ी हैं। उन्होंने एक तीर से 2 शिकार किए, महाविकास आघाड़ी के नेताओं को फंसा दिया। महाराष्ट्र में विरोधी दल सिर्फ 1 सीट जीत सकते हैं और उस पर दावा ठोक दिया। उद्धव ने तो शरद पवार को सपोर्ट भी कर दिया, लेकिन कांग्रेस खामोश है, क्योंकि अगर विरोध करती है तो कांग्रेस पर मराठा विरोधी होने का इल्जाम लगेगा और इसके अलावा अजीत पवार के गुट के नेताओं पर भी प्रेशर रहेगा। परिवार का मुखिया होने के नाते शरद पवार का विरोध अजीत पवार गुट के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि शरद पवार की पार्टी के नेताओं ने अजीत पवार के निधन के बाद दोनों गुटों के विलय के बाद भी इसी रणनीति के तहत चलाई थी। वैसे कल राहुल गांधी भी महाराष्ट्र में होंगे। राहुल गांधी को डेफेमेशन के केस में कल भिवंडी की कोर्ट में पेश होना है। राहुल गांधी पर
आरएसएस को लेकर गलत बयानी का आरोप है। इसी तरह के मामले में आज राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर की कोर्ट में पेश हुए। सुल्तानपुर में राहुल गांधी पर अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक कमेंट करने के आरोप में मुकदमा चल रहा है। 2018 में कर्नाटक असेंबली इलेक्शन के दौरान राहुल गांधी ने अमित शाह के बारे में कुछ बातें कही थी, जिसको लेकर बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने सुल्तानपुर में उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था। इस केस में कोर्ट ने राहुल गांधी को आज पेशी का आखिरी मौका दिया था, इसलिए राहुल गांधी तय वक्त पर अदालत में पेश हुए। कोर्ट में हाजिर होने के बाद उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेसलेस और पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताया। मुकदमे का सामना करने की बात कही, इसलिए अब इस मामले में अगली सुनवाई 9 मार्च को होगी। राहुल की कोर्ट में पेशी पर प्रियंका गांधी ने कहा कि राहुल और उनका परिवार पिछले कई साल से ऐसे झूठे केसेस का सामना कर रहा है, लेकिन वो डरने वाले नहीं है क्योंकि वो सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये उसी तरह की राजनीति का मिसाल है कि केस डालो, झूठे झूठे केस डालो, लोगों को प्रताड़ित करो। हम तो सह रहे हैं, बहुत सालों से सह रहे हैं, और मेरे ख्याल से एक पहचान भी बन गई है कि जो सत्य के लिए खड़ा है, जो सकारात्मक राजनीति करना चाहता है, जो विकास के लिए जनता के लिए खड़ा है, उस पर सबसे ज्यादा सरकार का आक्रमण होगा, सबसे ज्यादा उसी पे केस डलेंगे, सबसे ज्यादा ईडी, इनकम टैक्स उसी पे होगा। तो एक बैज है, ऑनर का बैज है कि हाँ ठीक है, हम सही रास्ते पे हैं क्योंकि हम पे आक्रमण हो रहा है। जिस केस में राहुल गांधी को भिवंडी कोर्ट में पेश होना है वो आरएसएस को लेकर उनके बयान के बारे में है। राहुल ने भिवंडी में कहा था कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे आरएसएस का हाथ था, इसी को लेकर केस फाइल हुआ। अब कल राहुल गांधी को कोर्ट में मौजूद होकर अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा। अगर प्रियंका गांधी कहती हैं कि राहुल गांधी डरते नहीं हैं तो ये अच्छी बात है, डरना भी नहीं चाहिए। और अब तो मामला कोर्ट के सामने है, इसमें तो वैसे भी डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। अदालत जो भी फैसला करे वो सबको स्वीकार करना चाहिए। आज देश के कई शहरों से कम्युनल टेंशन की खबर भी आई। मध्य प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में कई जगह हिंदू मुस्लिम टकराव हुआ। रात की बात यह रही कि हर जगह पुलिस ने सही वक्त पर सही एक्शन लिया। हालात बिगड़ते इससे पहले सिचुएशन को कंट्रोल किया। लेकिन मध्य प्रदेश के जबलपुर में इस वक्त भी तनाव है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है, क्योंकि कल रात जिस तरह मंदिर में घुसकर हमला किया गया उससे लोकल लोगों में काफी नाराजगी है। आज सुबह हिंदू संगठनों के लोग सड़कों पर निकले। जबलपुर के सिहोरा इलाके में प्रोटेस्ट हुआ। मंदिर में तोड़फोड़ और पथराव करने वालों के खिलाफ एक्शन की मांग की गई। नाराज प्रदर्शनकारियों ने दुकानों में तोड़फोड़ की। असल में कल रात जबलपुर के सिहोरा इलाके में मस्जिद से निकले लोगों ने मंदिर में पूजा के दौरान हमला किया। इस इलाके में मंदिर और मस्जिद आमने सामने हैं। कल रात दुर्गा मंदिर में आरती हो रही थी, भजन चल रहे थे। तभी मस्जिद से कुछ लोग मंदिर में आए और पुजारियों से कहा कि मस्जिद में तकरीर हो रही है, भजन की आवाज से डिस्टरबेंस हो रहा है, इसलिए भजन बंद कर दो। मंदिर में मौजूद लोगों ने इसका विरोध किया तो विवाद हो गया। मस्जिद से आए लोगों ने मंदिर में मौजूद एक शख्स को पहले पीटा और उसे खींचकर मंदिर से बाहर ले गए। जब हिंदुओं ने विरोध किया तो मस्जिद में मौजूद लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। इसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। हिंदुओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया और उनकी दुकानें तोड़ी गई। यहाँ पे श्री बालाजी मेडिकल स्टोर पर अतिक्रमण हो रहा है। यहाँ पर तोड़ फोड़ की जा रही है। इधर पे बड़ी होली बात, अब पता नहीं आपस से कौन व्यक्ति कौन कैसा क्या है अपन को नहीं मालूम। आप लोग देख लो आप लोग तलवार लेके चल रहे देख लो, आप ही लोग देख लो, सब वही से चल रहे हैं। अपने यहाँ तो घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू में किया। हिंदू संगठनों की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की और इस मामले में अब तक 49 लोगों को अरेस्ट किया।
कल रात्रि में 9:30 बजे के आसपास इनकी मस्जिद में तकरीर चल रही थी और मंदिर में आरती हो रहा था, साउंड बज रहा था। शायद इसी बात को लेकर मस्जिद पक्ष के लोग इनसे बातचीत करने आए और मंदिर पक्ष का कहना है कि इनने अचानक पुजारी पे हमला कर दिया, मंदिर में तोड़फोड़ कर दी और देर रात्रि में FIR हुई है। अभी 49 लोगों को हमने अरेस्ट भी किया है। इसमें विवेचना अधिकारी जो है एक एक बातों को रिकॉर्ड में लेंगे। सारे CCTV फुटेज जिस भी एंगल से है वो लिया जाएगा। पत्थर पहले से था या बाद में लाया गया या कौन मार रहा है, ये सारे लोग चिन्हित किए जाएंगे। और न केवल इसमें इस अपराध में ही नहीं बल्कि इसमें कठोर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। क्या धाराएं सर FIR दर्ज हुई संबंधित समिति के द्वारा जो शिकायत दर्ज की गई? इसमें मंदिर में घुसकर तोड़फोड़ करना, गाली गलौज करना, मारपीट करना, क्षतिग्रस्त करना, ये सारी धाराएं भारतीय न्याय संहिता की लगाई गई है। जबलपुर के अलावा कर्नाटक के बागलकोट और तेलंगाना में भी इसी तरह की खबरें आई। यहां शिवाजी जयंती के मौके पर निकल रही शोभा यात्रा पर हमला हुआ। दोनों जगह पुलिस ने हालात को काबू कर लिया और मुझे लगता है कि इस तरह की टेंशन सिर्फ 2-4 लोगों की गड़बड़ी के कारण होती है। 1-2 लोग विवाद शुरू करते हैं, फिर बात फैलती है, बढ़ जाती है, मामला कम्युनल हो जाता है। इसलिए दर्जनों लोगों को पकड़ने के बजाय पुलिस को उन लोगों की पहचान करनी चाहिए जिनके चक्कर में झगड़े की शुरुआत होती है। ऐसे लोगों को सख्त सजा मिलेगी, तभी जाकर इस तरह के विवाद बंद होंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान की फौज अपने ही मुल्क में एक्सपोज कैसे हो गई। आज बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी फौज के उन जवानों का वीडियो जारी किया जो उसके कब्जे में है। असल में 31 जनवरी को बलूचिस्तान में BLA ने सेना के ठिकानों पर हमला किया था। इस हमले में दर्जनों फौजी मारे गए और 12 सैनिकों को BLA ने हॉस्टेज बना लिया था। हैरानी की बात है कि पाकिस्तानी फौज ने अपने फौजियों को पहचानने से ही इनकार कर दिया, कह दिया उसका कोई जवान या अफसर BLA के कब्जे में नहीं है। आज बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना के झूठ का पर्दाफाश कर दिया। फौजियों का एक वीडियो जारी किया। इसमें पाकिस्तानी सेना के जवान रो रो कर जान बचाने की गुहार लगा रहे हैं। नाम वालिद का नाम इलाका आर्मी कब ज्वाइन किए? 2025 को। रैंक सिपाही। यूनिट कौन सा है? 1500। आर्मी नंबर? 34 की 578। डिवीजन या ब्रिगेड कौन सा है? 33। आपने कैसे लगी ड्यूटी की? मैंने बनवाकल में ड्यूटी किया, अभी 1.5 महीना हो गया दलकुलदार में ड्यूटी कर रहा था। 14 फरवरी से BLA ने 7 दिन की मोहलत दी है और 7 दिन खत्म होने वाले हैं। आर्मी आप लोग को अपना बंदा नहीं मान रहा और आप क्या कहना चाहेंगे? आप कैसे साबित करेंगे कि अब आर्मी से ताल्लुक है? ये आर्मी किस तरह बोल सकती है कि ये हमारे बंदे नहीं है? ये कार्ड गया आर्मी का ही है ना, इन्होंने हमें बना के दिया है ना, हमने खुद तो थोड़ा बना लिया। ये शनाख्ती कार्ड मेरा देख ले, ये भी पाकिस्तान ने मुझे बना के दिया। ये अभी किस तरह कह रहे हैं कि ये हमारे बंदे नहीं है? मैं दरगाह करता खुदा के लिए मेरा मालन मजदूर है, मैं घर के बड़ा हूँ। इस बात को ना करे कि ये हमारे बंदे नहीं है। आप लोगों ने मुझे भर्ती क्यों किया था कि ये कहना था कि हमारे बंदे नहीं है? ये कार्ड किस चीज के लिए दिए? ये आप लोग क्यों कह रहे कि ये वीडियो झूठी, ये वीडियो हकीकत है? आपका नाम क्या है? नाम दीदारुल्लाह। वालिद का नाम? निजारुल्लाह। इलाका? KPK पिशावर बुनेर। और आपने आर्मी कब ज्वाइन की? मैंने 2025 में। आपका रैंक कौन सा है? सिपाही। आप कौन से यूनिट से ताल्लुक रखते हैं? मैं 15 पे से ताल्लुक रखता हूँ 33 से। आपको आर्मी नंबर कौन सा है? मेरा आर्मी नंबर है 3416-653। आपको डिवीजन या ब्रिगेड कौन सा है? मेरा 33 डिवीजन है। आपने किस इलाके में ड्यूटी की है? मैंने सिर्फ पनाकिल में ड्यूटी की और इधर अभी खुजदार में आया 1.5 महीना हो गए। बलूच लिबरेशन आर्मी की कैद में मौजूद पाकिस्तानी सैनिक अपनी सेना से बार बार ये अपील कर रहे हैं कि वो BLA की डिमांड्स मान लें, वरना बलूच लड़ा के उनको मार देंगे। मेरा नाम शम्स तमरेज है, वल्द मोहम्मद कुरैश। मैं KPK जिले स्वाबी का रहने वाला हूँ। मैं अक्टूबर 2022 में भर्ती हुआ हूँ। अभी मेरा रैंक नायक है। मैं कराची छुट्टी जा रहा था, रास्ते में BLA वालों ने हमें पकड़ लिया और अभी हम उनके पास ही है। तो अभी मैं पाकिस्तान आर्मी से गुजारिश करता हूँ कि इनकी जो डिमांड है वो अच्छी तरीके से पूरा किया जाए ताकि ये लोग हमें रिहा कर दें।
पाकिस्तानी फौज मौत के बाद अपने जवानों को पहचानने से इनकार तो पहले भी करती रही है। कारगिल युद्ध में आपको याद होगा, जो पाकिस्तानी फौजी मारे गए थे, पाकिस्तानी आर्मी ने उन्हें लावारिस छोड़ दिया था। तब हमारी सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया था, उन्हें दफनाया था। इसलिए पाकिस्तानी फौज के लिए कोई नई बात नहीं है। नया सिर्फ यह है कि इस बार पाकिस्तानी फौज ने अपने जिंदा सैनिकों को भी पहचानने से इनकार कर दिया है, मरने के लिए उन्हें BLA के हवाले कर दिया। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दूं, ये अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट से आई है। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट ट्रंप के टैरिफ को गैर कानूनी करार दिया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल करके ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए वो इलीगल थे। ट्रंप ने टैरिफ लगाकर अमेरिका के कानून को तोड़ा है। यूएस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने 6-3 के बहुमत से यह फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेसिडेंट के पास मन मर्जी से टैरिफ लागू करने का कोई अधिकार नहीं है। इस तरह के ऑर्डर कानून के सरासर खिलाफ हैं। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने कहा कि टैरिफ लगाने का अधिकार अमेरिकी कांग्रेस यानी पार्लियामेंट के पास है। प्रेसिडेंट के पास ऐसे इमरजेंसी टैरिफ लगाने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ लगाने वाले अब तक के सभी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स खारिज कर दिए। पिछले साल दूसरी बार प्रेसिडेंट बनने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया था, फॉरेन पॉलिसी का टूल बनाया था। ट्रंप ने पिछले साल अप्रैल से दुनिया के तमाम देशों के खिलाफ टैरिफ लगाने की शुरुआत की थी और टैरिफ के नाम पर उन्हें डराकर कई देशों के साथ इकोनॉमिक डील साइन की थी। ट्रंप रोज ये कहते थे कि दुनिया के तमाम देश ट्रेड में अमेरिका को मूर्ख बना रहे हैं, इसलिए वो टैरिफ लगाकर इन देशों से वसूली करेंगे और अमेरिका को ग्रेट बनाएंगे। लेकिन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ट्रंप की फॉरेन और इकोनॉमिक पॉलिसीज पर नए सवाल खड़े हो गए हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप अमेरिका के 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के तहत टैरिफ लगा रहे थे और सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आने से पहले वो लगातार ये कहते थे ये केस अमेरिका की किस्मत तय करेगा। ट्रंप ने यह भी कहा था अगर कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ आएगा तो कोई और रास्ता निकाल लेंगे। अब यह देखना होगा कि ट्रंप टैरिफ लगाने के लिए, दूसरे देशों को डराने के लिए कौन सा नया फॉर्मूला निकालते हैं। आज की बात में इतना ही। मेरे आपसे अगली मुलाकात कल रात 10 बजे होगी आपकी अदालत में, जहां मेरे मेहमान होंगे भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार रवि किशन। रवि किशन पार्लियामेंट के मेंबर हैं, गोरखपुर से चुने गए हैं, योगी के बुलडोजर के फैन हैं और उनके डायलॉग पूरी दुनिया में मशहूर हैं। लेकिन अपने डबल मीनिंग गानों को लेकर रवि किशन ने आपकी अदालत में कैसे माफी मांगी, भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर उन्होंने क्या बड़ा प्लान बनाया है, क्या वो राजनीति के लिए अपने आप को फिट मानते हैं, इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे रवि किशन से कल रात 10 बजे आपकी अदालत में। प्लीज वेलकम भोजपुरी फिल्मों के महानायक, गोरखपुर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रवि किशन। गाना गाया तोहार लहंगा उठा दे रिमोट से। भैया आज समस्त भारत के सामने हम रवि किशन ही गाना खातिर कान पकड़ के क्षमा मांगत। बाद के दिनों में थोड़ा बदले और फिर आपके गाने हो गए जीन्स टी शर्ट पहन के घूमे गोरिया, सूट सलवार के दिन चले गए। हमको बोले थे ये शो में जाओगे तो छिला जाओगे। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रवि किशन आपकी अदालत में शनिवार रात 10 बजे।